नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। जनपद पंचायत रायपुर करशिलियान में मतदाता सूची के लिए अधिकारी तैनात। जनपद पंचायत रायपुर करशिलियान में फोटोयुक्त मतदाता सूची वर्ष 2022 तैयार करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने रजिस्ट्रीकरण तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैनात में परिवर्तन किया है। जनपद पंचायत रायपुर करशिलियान के लिए एसडीएम गुड़ अनुराग तिवारी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में तहसीलदार रायपुर करशिलियान सुधाकर सिंह बघेल, नायब तहसीलदार रायपुर करशिलियान रत्नराज श्री पांडे, नायब तहसीलदार गुड़ सौरभ कुमार द्विवेदी तथा नायब तहसीलदार रायपुर करशिलियान शिवभूषण सिंह को तैनात किया गया है। इन अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। विंध्य आउटसोर्स कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अगस्त क्रांति मंच संयोजक कुंज बिहारी तिवारी व अन्य कर्मचारियों द्वारा दिया जा रहा है धरना। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन द्वारा 14 फरवरी से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अगस्त क्रांति मंच के तत्वावधान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया गया है। धरने पर बैठे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के नेतृत्व में यह धरना महिया स्थित विद्युत विभाग कार्यालय में जारी है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक यह धरना जारी रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं किन मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन जारी है। आपने एक बार आज से सितंबर महीने में 4 महीने पहले कवर किया था, 4 दिन अनशन चला था और मांगे वही हैं। पीएफ का भुगतान, ईएसआईसी का भुगतान जो ट्रिक डिटेक्टिव नहीं की, जो यहाँ के प्रशासनिक लोग और विभागीय लोग मिलके इनका खून पसीने का पैसा खा गए, उसका भुगतान, मजदूरी का भुगतान, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं उनको शासन के नियम शर्तों के अनुसार मैंडेज रास, उनको जो आर्थिक सहायता और जो पेंशन मिलनी चाहिए वो, अनिल गुप्ता के लिए जो लिखित में दिया गया था 8 लाख उनके परिजनों को दिया जाएगा वो, पवन तिवारी को आज तक उनकी पेमेंट नहीं दी गई, उनका मैंडेज राशि नहीं दिया गया वो, और ट्रिक डिटेक्टिव जो इनकी पीएफ की राशि आज तक नहीं जमा की, इनको जो आइडेंटिटी कार्ड मिलने चाहिए वो, और बगैर सूचना के रोज निकाल देना, रोज भगा देना, डिस्पोजल इन लड़कों को कर दिया गया है। ये कहानी केवल रीवा के बिजली विभाग भर की नहीं है, ये आउटसोर्स के जितने लोग हैं उनके हक की लड़ाई है। ट्रिक डिटेक्टिव रीवा बस में नहीं, मध्य प्रदेश से 10 करोड़ रुपए जैसे मीडिया के माध्यम से खबर आ रही है, न कटनी में जमा किया, न मंडला में जमा किया, उस पर आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? जब तक ये मांगी न मानी जाए तब तक 22 लोग आमरण अनशन में बैठे हैं। या तो यहाँ से लाशें जाएगी, या हक लेके जाएंगे, या मर के जाएंगे, इस संकल्प के साथ आज बैठे हुए हैं। मांगे पूरी नहीं होती तो आगे फिर क्या करेंगे आप लोग? मांगे नहीं पूरी होती तो ये ऐतिहासिक, जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में बलिदान हुआ है, इस समय तानाशाही और शोषण के खिलाफ लोग जो 22 लोग हैं सर पे कफन बांध के आएंगे, या तो मर के जाएंगे या हक के लेके जाएंगे। सुविधाओं के अभाव में प्रशिक्षण को मजबूर औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के छात्र युवा देश का भविष्य हैं, लेकिन इन युवाओं के लिए सरकार के द्वारा जब उचित व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जाती तो वह दर की ठोकर खाने को मजबूर होते हैं। कुछ ऐसे ही मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सामने आया है, जहां विद्यार्थियों के भविष्य के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरा मामला रीवा जिले के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र मनगवा का है, जहां संस्था में ना तो बिजली की व्यवस्था है और ना ही पानी की। संस्था में विद्यार्थी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित तो होते जरूर हैं, परंतु उनकी उपस्थिति दर्ज मात्र की जाती है, ना कि उन्हें कुछ सिखाया जाता है और ना ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे यह साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरह से संस्था के द्वारा छात्रों की जिंदगी को अंधकार की ओर भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि संस्था में छात्र खुले बादल के नीचे बारिश के मौसम में भीगते हुए परीक्षा देने पर मजबूर हैं। संस्था के पास परीक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। हालांकि संस्था के विद्यार्थियों में आक्रोश भी देखने को मिला है। वह विद्यार्थियों के द्वारा शासन प्रशासन से यह मांग की गई है कि उन्हें समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। ज़्यादा समस्या हो रही है, जिसमें से कंप्यूटर सकाई के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए प्रदान नहीं किया जा रहा है।
तो किस बेस पर हम लोग मतलब रोजगार के लिए, अभी तो यहाँ पे है ही नहीं और बच्चों को दूर जाना पड़ता है। यहाँ से होटल जाएंगे 2 किलोमीटर दूर, पानी पिएंगे, चाय नाश्ते के लिए दूर जाना पड़ता है बच्चों को। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है चलिए। और बिजली की व्यवस्था भी कम है, जिसके कारण बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है प्रैक्टिकल करने में। जेपी सीमेंट पावर प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 3 लोग पूरी तरह से झुलसे, जिनको उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौबस्ता क्षेत्र अंतर्गत जेपी सीमेंट पावर प्लांट के अंदर बन रहे स्ट्रक्चर में बिल्डिंग करते समय ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 3 लोग आग की लपेट में आने से झुलस गए, जिनको संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इस घटना में तीनों झुलसे हुए लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना का शिकार हुए लोगों में मोहम्मद लतीफ, जो सगौनी के रहने वाले हैं, एवं रामानुज कोरी और मालकन सिंह, दोनों लोग गढ़वा के रहने वाले हैं। यह पूरी घटना तब घटी जब पावर प्लांट के अंदर बन रहे स्ट्रक्चर में बिल्डिंग की जा रही थी। क्या नाम है भैया आपको? मोहम्मद लतीफ़, कहाँ काम करते हैं आप लोग? जेपी नगर। कितने लोग की जले हैं आप लोग? कैसे जला? 3 आदमी। कैसे घटना हुई है? कैसे घटना हुई? वो सिलेंडर खुला था, आग पकड़ लिया। जो है तो वो बिल्डिंग मार रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। तो फटने से जो है तो 3 आदमी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जल गए हैं बिल्कुल बुरी तरीके से। कहाँ की घटना है? ये जेपी प्लांट अवस्था की है। किसमें बिल्डिंग किसमें कर रहे थे ये? बिल्डिंग कर रहे थे, पावर प्लांट का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी में। तीनों लोग काम कर रहे थे? जी, ड्यूटी पीरियड में थे। ये घटना प्रबंधन की टीम आप लोग के नहीं, कोई भी नहीं आई। कोई बातचीत हुई है? अभी हम लोग हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हैं, यहाँ पे देख लीजिए कोई भी नहीं। तो वहाँ से भगा रहे हैं कि आप लोग नीचे जाके। नाम क्या है तीनों उनका जो पेशेंट है? मोहम्मद लतीफ़, सगौनी, जिला सतना। क्या हुई है, कैसे? ये घटना, ये बॉयलर में पाइप फटने के कारण घटना हुई। घटनाक्रम पूरा जेपी रीवा सीमेंट फैक्ट्री, जिला रीवा मध्य प्रदेश में है, नौबस्ता अंतर्गत फैक्ट्री है। कब की घटना है ये घटना अभी 11 बजे की है। कैसे, कितने लोग झुलस गए थे? ये इसमें 3 लोग झुलसे हैं। क्या क्या नाम है इनके? इनके एक का मालकंद लतीफ़ नाम है, मोहम्मद लतीफ़ और रामानुज। कहाँ से रहने वाले थे? ये एक सगौनी के रहने वाले हैं और 2 गढ़वा के, है ना जी। 2 गढ़वा के रहने वाले हैं, एक सगौनी के रहने वाले हैं। प्रबंधन से कोई टीम आई आप लोग? जेपी से प्रबंधक की टीम आई थी, तो यहाँ से निकल चुकी है जेपी प्रबंधक की टीम। कोई मदद आप लोग? मदद हमें कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब भी आए थे यहाँ से, केएन पाठक जी, वो क्या कहते हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं केएन पाठक जी। केएन पाठक जी इस समय प्रेजेंट टाइम में जेपी में सर्विस भी कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में वो यहाँ के सीएमओ भी रह चुके हैं। टीएल पत्रों पर कार्यवाही कर हर शुक्रवार को दें प्रतिवेदन, समाधान ऑनलाइन के एजेंडा बिंदुओं पर तत्काल कार्यवाही करें। यह निर्देश बैठक के दौरान कलेक्टर ने दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने टीएल पत्र तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी टीएल अंकित पत्रों में 3 दिवस में कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। टीएल पत्रों का प्रतिवेदन शुक्रवार तक हर हाल में प्रस्तुत कर दें। सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का सभी अधिकारी निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का सभी अधिकारी निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कई बार निर्देश देने के बावजूद ऊर्जा विभाग, खाद्य विभाग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पीएचई तथा नगरीय निकायों के आवेदन पर लगातार बढ़ रहे हैं। लंबित प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करके विभाग की रैंकिंग में सुधार करें। सीएम हेल्पलाइन का प्रकरण लेवल 1 से बिना कार्यवाही के यदि लेवल 2 में गया तो संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 22 फरवरी का आयोजित किया जा रहा है। इसके एजेंडा बिंदुओं से संबंधित लंबित पत्रों का विशेष प्रयास करके निराकरण करें। अपर कलेक्टर संबंधित अधिकारियों से पत्रों के निराकरण की प्रतिदिन जानकारी लें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा उप संचालक पशुपालन सभी गौशालाओं का निरीक्षण कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत जिन अधिकारियों ने आंगनवाड़ी गोद ली है, वे इस सप्ताह गोद लिए गए आंगनवाड़ी केंद्रों का भ्रमण अवश्य करें। भ्रमण कर आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं के सुधार के संबंध में किए गए प्रयासों की जानकारी दें। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस संबंध में अवगत कराएं। प्रत्येक ग्राम पंचायत ने भी कम से कम एक आंगनवाड़ी को गोद लिया है। इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अब तक आयोजित गतिविधियों की जानकारी दें। कलेक्टर ने कहा कि जिला स्तर पर 25 फरवरी को स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए महाप्रबंधक उद्योग तथा अन्य अधिकारी लंबित प्रकरणों को बैंकों से सुनिश्चित कराकर हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान वितरित कराएं।
विकासखंड स्तर पर 28 फरवरी से स्वरोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें कम से कम 25 निजी कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित करें। कंपनियों में रिक्त पदों के अनुसार उपयुक्त तकनीक कौशल वाले युवाओं को स्वरोजगार मेले से जोड़कर रोजगार का अवसर दें। कलेक्टर ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कार्य योजना तैयार करें। सभी स्कूलों में शिविर लगाकर किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें उपयुक्त दवाएं प्रदान करें। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्रा ने बताया कि स्कूलों में 15 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों की स्वास्थ्य की जांच के लिए 34 शिविर विभिन्न स्कूलों में आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा किशोरियों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी तथा उन्हें आयरन की गोली एवं पेट के कीड़े नष्ट करने की दवा एल्बेंडाजोल निःशुल्क दी जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में कलेक्टर ने प्रभारी जिला श्रम पदाधिकारी को मजदूरों के ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन तथा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने उपार्जित गेहूं के भंडारण के लिए कैंप निर्माण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उप संचालक पशुपालन को नए मिल्क रूट बनाने एवं पशुपालकों के किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े तथा अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री व सिमरिया विधायक के साथ रीवा कलेक्टर ने किया बसामन मामा गौवंश वन्य विहार का भ्रमण। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल व सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी तथा कलेक्टर मनोज पुष्प ने बसामन मामा गौवंश वन्य विहार पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में गौवंश के अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर घरेलू उपयोग हेतु बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आर्थिक अभाव होते हुए भी दृढ़ संकल्प के साथ इस गौवंश वन्य विहार की नींव रखी गई थी। आगे उन्होंने कहा कि आज सरकार व जन भागीदारी से यह वन्य विहार प्रदेश में अपनी अलग पहचान स्थापित करने की राह पर है। पहले इस क्षेत्र में किसानों की फसल आवारा पशुओं द्वारा नष्ट कर दी जाती थी, किंतु आज लगभग 4000 गौवंशों को वन्य विहार में स्थान मिलने से किसानों की यह समस्या काफी दूर हो गई है। इस दौरान सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े गौवंश वन्य विहार का निर्माण सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में हुआ। वन्य विहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौवंशों के अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर उचित रेट पर टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, जैविक खाद और पेंट तैयार किए जा रहे हैं, जो शीघ्र ही बाजार में उपलब्ध होंगे। उन्होंने गौ सेवकों को वन्य विहार परिसर में सफाई व्यवस्था और गौवंश के खान पान पर विशेष ध्यान देने, गौवंश के संरक्षण में पूर्ण समर्पण एवं सेवा भाव से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा गौ सेवा के प्रति किए जा रहे कार्य की सराहना भी की। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि गौवंशों के उत्थान के लिए बृहद वन्य विहार का निर्माण जनप्रतिनिधियों की दूरदर्शिता का परिणाम है। यहाँ रोपे गए पौधे से परिसर व वातावरण में हरितिमा है। उन्होंने कहा कि गौशाला के विकास के लिए प्रशासन स्तर से हर संभव मदद की जाएगी तथा यहाँ निर्मित उत्पादों के लिए बाजार भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अतिथियों ने बसावन मामा देवस्थान में दर्शन कर वहां चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े, एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री, उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग डॉक्टर राजेश मिश्रा, सिमरिया तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी, नायब तहसीलदार अनुपम पांडे सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वस्तुस्थिति 300 भी अगर सक्रिय है तो बहुत अच्छी बात है, कम नहीं है। और सर के माध्यम से हम लोगों ने 50 लोगों का एक जैविक क्लस्टर के लिए भी यहाँ के 4 गांव में सर ने बोला था पूर्व से लेकर उनका क्लस्टर भी जैविक के लिए हम। स्वस्थ माता स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया श्रेयांश सोंधिया ने। मानस भवन में आयोजित स्वस्थ शिशु स्वस्थ माता प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में तकरीबन 100 बच्चों तथा 100 माताओं ने भाग लिया। डॉक्टर राम सुजान सिंह स्मृति समिति द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का आयोजन महिला बाल विकास विभाग और भारतीय शिशु अकादमी रीवा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। समिति अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के शुभारंभ में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उन्होंने किशोरियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही है।
और कहा कि भविष्य की माताएं हैं और उनके स्वास्थ्य पर ही शिशुओं का स्वास्थ्य निर्भर करता है। साथ ही उन्होंने किशोरियों के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दिया। किशोरियों की पोषण तथा उनको खून की कमी ना हो, इसके लिए आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां प्राप्त होती रहें, इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। साथ ही सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे अपने आंगनवाड़ी में बच्चों के पोषण आहार में स्वादिष्ट व्यंजनों का बीच बीच में समावेश करते रहें, जिससे उनकी माताओं को भी इसके प्रति जागरूकता प्राप्त हो सके, बच्चों का पोषण सुनिश्चित हो सके। स्वस्थ माता प्रतियोगिता में रीवा के जिला पंचायत के सीईओ स्वप्निल वानखेड़े विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर HP सिंह ने भी अपना उद्बोधन दिया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में माताओं और बच्चों ने भाग लिया। साथ ही उनके आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में माताओं के प्रश्नों के उत्तर विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा दिए गए, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर दीपक द्विवेदी, डॉक्टर तारिक कमाल और डॉक्टर ज्योति सिंह ने उनके समस्याओं के समाधान बताए। स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं की जागरूकता को जानने के लिए एक क्विज का भी आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित विजेता रहे: कविता जायसवाल, कल्पना मिश्रा, दिव्या सिंह, समरीन बानो, अर्चना त्रिपाठी, रंजना यादव, रुबीना बानो, महजवीन खान, सपना शुक्ला और प्रवीण गुप्ता। स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया श्रेयांश सोंधिया ने, जिनको 100% मार्क्स प्राप्त हुए। द्वितीय पुरस्कार आयंश गुप्ता और तृतीय आयुष गुप्ता को प्राप्त हुआ। स्वस्थ माता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्रीमती दिव्या सिंह को प्राप्त हुआ। द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार श्रीमती सपना शुक्ला तथा श्रीमती सुधा शुक्ला को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर HP सिंह तथा डॉक्टर आशुतोष पंत द्वारा सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरण किए गए। आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों और माताओं का स्वास्थ्य उनके कार्यकर्ता और सुपरवाइजर के कार्य को भी प्रदर्शित करता है, इसलिए सभी विजेता बच्चों और माताओं के आंगनबाड़ियों के सहायिका, कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर आंचल अग्रवाल के क्षेत्र से एक बच्चे और 2 माताओं ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उसके अतिरिक्त श्रीमती गीता श्रीवास्तव के आंगनवाड़ी से भी 2 पुरस्कार प्राप्त हुए। श्रीमती संध्या त्रिपाठी की आंगनवाड़ी को 1 पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कृत कार्यकर्ताओं में सुशीला पटेल, मौसमी सोंधिया, मनोज सोंधिया, प्रवीण गुप्ता, निशा मंसूरी और सरमणि मिश्र रहीं। जिन आंगनवाड़ी सहायिकाओं को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनमें आशा सोंधिया, सावित्री साकेत, सुनीता चतुर्वेदी, अर्चना सेन, रामरती मिश्रा और उर्मिला तिवारी शामिल हैं। सुपरवाइजर, कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी बधाई दी गई और उनकी सराहना की गई। इस अवसर पर महिला बाल विकास द्वारा पोषण प्रदर्शन भी लगाई गई। जितेंद्र गुप्ता और आंचल अग्रवाल का बाल एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग तथा भारतीय शिशु अकादमी से अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष पंत, सचिव डॉक्टर दीपक द्विवेदी तथा डॉक्टर नरेश बजाज, डॉक्टर धर्मेश पटेल, डॉक्टर राम सुजान सिंह, स्मृति समिति की सचिव श्रीमती ज्योत्सना सिंह आदि लोग मौजूद रहे। किस प्रतियोगिता में आपने भाग लिया और कौन से कार्यक्रम आयोजित हुए थे यहाँ पर? यहाँ पर स्वस्थ शिशु और स्वस्थ माता की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें हमें स्वस्थ माता के इसमें फर्स्ट प्राइज मिला है हमारी कार्यकर्ता सुशीला पटेल का। आप लोग कहाँ से आए हैं? समझे नगर, गंगोत्री वार्ड 1। हम लोगों ने ये कार्यक्रम डॉक्टर राम सुजान सिंह स्मृति समिति के द्वारा किया है और इसमें हम लोगों को महिला बाल विकास और भारतीय शिशु अकादमी रीवा का सहयोग प्राप्त हुआ है। और इस प्रतियोगिता को हमने आंगनवाड़ी में जो बच्चे और माताएं रजिस्टर्ड रहते हैं उनके बीच में ये कार्यक्रम किया था। महिलाओं ने काफ़ी संख्या में भाग लिया है, तो क्या क्या उन्होंने अपनी समस्याएं या उनके बच्चे कैसे स्वस्थ रहें, इसके बाद इस पर भी चर्चा की गई। जी, आज के हमारे कार्यक्रम में कई पीडियाट्रिशियन शामिल हुए थे और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी शामिल हुए थे और हम लोगों ने कार्यक्रम के बीच में ही महिलाओं से प्रश्न पूछने को कहा था और बहुत सारी महिलाओं ने अपने कई सारे प्रश्न पूछे और हमारे विशेषज्ञ ने उनके सभी के जवाब दिए। उनमें से मुख्य रूप में प्रश्न बच्चों भी से भी संबंधित थे और कई प्रश्न माताओं के स्वास्थ्य से भी संबंधित थे। आम चीज़ में मैडम ये सुनने को आया है कि माता जब डिलीवरी के लिए जाती हैं महिलाएं तो उनके बच्चों की डेथ हो जाती है और महिला की डेथ हो जाती है और बवाल खड़ा होता है अस्पताल में। इसका रीज़न क्या है मैडम? देखिए, ऐसा बहुत कम स्थिति में होता है कि माता की मृत्यु हो जाए। 1 लाख में से बहुत कम संख्या में माताएं हैं, लगभग 100 जिनकी मृत्यु हो सकती है गर्भावस्था के कॉम्प्लिकेशन के कारण। और उनमें से जो प्रमुख समस्या हम लोग देख रहे हैं वो है खून की कमी। और महिलाओं को पहले से खून की कमी होती है और बाद में गर्भावस्था के दौरान और बढ़ जाती है
और कई बार डिलीवरी के पहले या डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग हो जाती है और इसके कारण उनका हीमोग्लोबिन 2 या 3 ग्राम रह जाता है और ऐसी स्थिति में मृत्यु हो जाती है और आप इसमें कुछ कर भी नहीं पाते हैं। इसमें कोई डॉक्टरी सहायता भी बहुत कठिनाई से हेल्प कर पाती है। मीडिया के माध्यम से आप महिलाओं को क्या जानकारी देंगी कि जिससे उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ रहे और मृत्यु ना हो? हम लोग ये संदेश देना चाहेंगे कि लड़कियों को किशोरावस्था से ही ध्यान दिया जाए कि उनका पोषण सही रहे, उनको दिन में 5 बार भोजन दिया जाए और हफ्ते में 2 बार आयरन की गोली दी जाए और साथ ही किशोरी बालिकाएं उनका वजन बीच बीच में चेक कराते रहें, उनकी ऊंचाई चेक कराते रहें और अगर उनको खून की कमी होती है तो किशोरावस्था से ही ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आज गर्भवती है स्त्री तो हम आज उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा ले जाएंगे, उसकी भी व्यवस्था है, उसके लिए आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन आधुनिक सब्जी का उत्पादन करके चंद्रमणि की किस्मत चमक गई। साल भर में हो रही है लाखों की कमाई। रीवा जिले में खेती के साथ साथ कई किसान सफलतापूर्वक सब्जी उत्पादन भी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है रायपुर करछुलियान विकास खंड के ग्राम पडरा निवासी चंद्रमणि कुशवाहा। चंद्रमणि टमाटर तथा अन्य सब्जी की फसलों से हर साल 4 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर रहे हैं। वर्तमान समय में टमाटर तथा अन्य सब्जियों से प्रतिदिन 3,000 रुपए से अधिक का लाभ कमा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं चंद्रमणि की सफलता की कहानी। चंद्रमणि के लिए सब्जी उत्पादन लाभ का व्यवसाय बना हुआ है। सब्जी उत्पादन के संबंध में चंद्रमणि ने बताया कि वह पिछले 15 वर्षों से सब्जी की खेती कर रहे हैं। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की सलाह पर अच्छी किस्म की सब्जी का चयन कर उसका उत्पादन कर रहे हैं तथा वर्तमान में 60 डेसिमल क्षेत्र में टमाटर की फसल लगाई गई है। इससे हर तीसरे दिन लगभग 10 क्विंटल टमाटर का उत्पादन प्राप्त हो रहा है। यह टमाटर 15 से 20 रुपए प्रति किलो की दर से बड़ी सरलता से बिक जाता है। आगे उन्होंने कहा कि मैंने 2 एकड़ क्षेत्र में प्याज का रोपण किया है। इसकी फसल गर्मियों में प्राप्त हो जाएगी। व्यापारी खेत से ही तैयार प्याज खरीद लेते हैं। इसकी बिक्री में किसी तरह की कठिनाई नहीं आती। मौसम के अनुसार फूल गोभी, लौकी, मिर्ची, बैंगन तथा भिंडी की भी फसल ली जाती है। इनके परिवार के अन्य लोग भी परंपरागत खेती के साथ सफलतापूर्वक सब्जी की खेती कर रहे हैं। जी, आपका नाम? चंद्रमणि कुशवाहा। ये आप टमाटर की खेती कब से कर रहे हैं? ये लगभग 10 साल हो गए। ये टमाटर की खेती करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये परंपरागत खेती पहले से पिताजी लोग करते थे। तो पहले क्या होता था, ज़मीन में लगता था तो उसमें नीचे से ख़राब हो जाते थे, फल सड़ जाते थे। तो उसको सड़ने से बचाने के लिए इसमें तार बांस को ढंग से किया गया। तो इसमें तो फल ऊपर रहते हैं तो फल सड़ता नहीं, तो नुकसान नहीं होता। इसमें आप कुल कितना उत्पादन कर लेते हैं एक महीने पे? लगभग एक दिन में 2-3 कुंटल निकालते हैं। आधे खेत का निकालते हैं, फिर आधे खेत का फिर से निकालते हैं। हम तो नौकरी करने की तलाश ही नहीं की, यही खेती हमको अच्छा लगा और मेरी रुचि भी थी, मेरा पसंद भी है, यही था मतलब कि खेती करें। पहले मैं फूलों की खेती करता था, अब धीरे धीरे सब्जियों की खेती करने लगा। आप इसमें होती थी, वो हो रही है टमाटर में। अब आगे आपका क्या विचार है इस खेती को आगे बढ़ाने के लिए? विचार है इसको और ढंग से करने के लिए। इसमें थोड़ी सी कुछ त्रुटियां रह गई हैं, उसको आगे पूर्ण किया जाएगा अगले वर्ष। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 90009922 और 9425470430। धन्यवाद।